आज हम इस क्लास में यानी बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के टॉपिक ज्वालामुखी का अगला भाग पढ़ेंगे। पहले दो पार्ट्स में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इस क्लास में हम ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में हम जानेंगे। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे ही पहले विस्फोट के बाद जो आकृति बनती है और जब दूसरा विस्फोट होता है तो उसकी जो रचना होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और ख़ास तौर पे ये तब होता है जब जो उद्गार जो होता है वो विस्फोटक रूप में होता है। साथ में जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो इस बात पर भी डिपेंड करती हैं कि लावा या जो विखंडित पदार्थ हैं उनका अनुपात कितना होगा, उनकी मात्रा कितनी होगी और वो कौन से उनके गुण क्या होंगे। अगर मान लीजिए विस्फोटक उद्गार होता है तो जो विखंडित पदार्थ या और ज्वालामुखी धूल अधिक होती है तो उससे विस्फोट छिद्र तथा राख शंकु या सिंडर कॉन की रचना होती है। और मान लीजिए उद्गार शांत रूप में होता है तो लावा इतना अधिक निकलता है कि उसकी वजह से पूरा लावा पठार या लावा गुंबद और लावा मैदान की रचना हो जाती है। वैसे यह है कि ज्वालामुखी क्रिया जो है वो धरातल के नीचे भी होती है और बाहर भी होती है। इसीलिए जो इससे जो स्थल रूप बनते हैं, स्थल रूप या जैसे जैसे उनको लैंडफॉर्म्स या टोपोग्राफी कहते हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। जैसे एक तो है बाह्य स्थल रूप और दूसरा है अभ्यांतरिक स्थल रूप। तो अभ्यांतरिक यानी कि आंतरिक स्थल रूप। तो सबसे पहले तो हम बाह्य स्थलाकृतियों को देखते हैं। बाह्य स्थलाकृतियों के भी हम दो पार्ट करेंगे। एक तो है केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप, यानी कि जैसे हमने इनके प्रकार के बारे में पढ़ा था, उसमें पहला ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं और दूसरा नीचे धंसे हुए भाग होते हैं। और दूसरा है दरारी उद्गार द्वारा बने हुए स्थल रूप, जिसमें लावा पठार और लावा गुंबद बनता है और लावा मैदान बनता है। इसके बाद जो दूसरी है अभ्यांतरिक, या जिसको हम आंतरिक या इंट्रूसिव बोलते हैं। तो उसमें आंतरिक लावा गुंबद बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक, स्टॉक आदि आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में जान लेते हैं। मेरे ख्याल से टॉपिक बहुत सरल है और आप अभी हमने जैसे पढ़ना शुरू किया है तो आपको लग गया होगा कि जब ज्वालामुखी ज़मीन से बाहर की तरफ आता है तो वो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बाह्य स्थलाकृतियों में या एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी में ज्वालामुखी शंकु को लेते हैं हम लोग। तो जो ज्वालामुखी शंकु होते हैं वे भी 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो पहला है सिंडर शंकु, सिंडर और एश कौन बोलते हैं इसको। तो जो सिंडर कौन या जो सिंडर शंकु कम ऊंचे होते हैं और ये इनका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी धूल, राख और विखंडित पदार्थों से होता है। सबसे पहले जैसे जो गैस जब निकलती है तो गैस के साथ ये पदार्थ होते हैं, राख और विखंडित पदार्थ, ये छोटे आकार में खास करके छोटे आकार में, मतलब जैसे चींटी का जैसे ढेर इकट्ठा हो जाता है ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं और शंकु का प्रारंभिक रूप देने लग जाते हैं। शंकु हम लोग सब जानते हैं ट्रायंगल की तरह होता है, या फिर आप एक तरह से कह सकते हो कि उल्टा ट्रायंगल नीचे से जैसे एक तरह से शंकु, या आप क्या समझ सकते हो हम लोग बच्चे की बर्थडे की टोपी होती है या फिर
समोसे का जो आकार होता है या फिर आइसक्रीम का कोन होता है उस आकार में बनते हैं ये। यानी कि नीचे से आप देखिए, हो सकता है नीचे तो कितना चौड़ा हो सकता है। और इसके साथ ही इसमें जब ये चींटी के ढेर के रूप में बन जाते, एकत्रित हो जाते हैं, पहले तो इनकी ऊंचाई कुछ इंच से कुछ फीट तक ही होती है। धीरे धीरे जो पदार्थ है निकलने वाला वहाँ पे इकट्ठा होता जाता है और शंकु का आकार जो है बढ़ता जाता है। और ये भी बात, एक खास बात है कि सिंडर शंकु के निर्माण में तरल पदार्थों का योगदान नहीं होता है। कभी कभी तो इनका विस्तार वृद्धि इतनी तीव्र गति से होती है कि एक हफ्ते के अंदर इनकी ऊंचाई जो है वो 400 फीट तक हो जाती है। और जो अधिकांश सिंडर कॉन है उनका ढाल जो होता है क्रेटर की सतह की तरफ अवतल कॉनकेव होता है, या क्रेटर की सतह की तरफ अवतल होता है। अवतल का मतलब होता है जैसे अब अंदर गुफा की तरह धंसा हुआ, और कम से कम 30 डिग्री से 45 डिग्री का होता है। और बड़े बड़े जो पदार्थ हैं वो तो क्रेटर के पास, यानी जो इसका जो मुंह होता है ज्वालामुखी का, उसे हम क्रेटर कहते हैं, उसके पास 40 डिग्री से 45 डिग्री के ढाल पर होते हैं। और महीन पदार्थ जैसे राख आदि सतह के पास या क्रेटर से दूर होते हैं, मुंह से दूर होते हैं। और इस वाले शंकु का जो निर्माण होता है वो ढीले और बड़े बड़े टुकड़ों से होता है जिनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। अपर्दन के बाद भी इसका मौलिक रूप सदियों तक नष्ट नहीं होता है। तो मैक्सिको का जोरेलो, सान सल्वाडोर का माउंट जाल्को और फिलिपाइन का लुजोन द्वीप का जो कमेगिन ज्वालामुखी है वो सिंडर शंकु ही है। तो ये तो सिंडर शंकु की अपने बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट शंकु की। ये शंकु जो होता है वो सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचा होता है। जितने भी पदार्थ निकलते हैं इसमें, इस प्रकार के शंकु में, तो तह के रूप में जमा होते चले जाते हैं। जैसे हमने पहले पिछले सिंडर शंकु में तो बात की थी कि चींटी के रूप में, चींटी के ढेर के रूप में एकत्रित होता है पदार्थ। लेकिन इसमें ये तह के रूप में जमा होते हैं और इसी कारण इसको कभी कभी हम परतदार शंकु या स्ट्रेटोकॉन कहते हैं। विश्व के जो अधिकांश उच्चतम, अत्यधिक सुडौल और बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत जो हैं वो कंपोजिट शंकु के ही उदाहरण हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का शस्ता, रेनियर और हुड, और फिलिपाइन का मेओन तथा जापान का फ्यूजियामा इसी प्रकार के शंकु हैं। ये इनका जो निर्माण है वो लावा और विखंडित पदार्थों के बारी बारी से जमा होने से होता है। यानी कि ये जो लावा विखंडित पदार्थ हैं उसमें संयोजक तत्व का काम करते हैं। ज्वालामुखी से निसृत सभी तरह के पदार्थ इसमें निकलते हैं, मतलब। और इसका ढाल 35 से 40 डिग्री तक होता है। अगर मान लीजिए शंकु का पूरी भाग लावा से ढका हुआ होता है तो अपर्दन अधिक नहीं होता है, पर यदि ऊपरी भाग असंगठित विखंडित पदार्थों से ढका होता है तो अपर्दन शीघ्र हो जाता है। इसको हम मिश्रित शंकु भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम परपोषित ये पैरासाइट कौन की, परपोषित शंकु या पैरासाइट कौन की। अब मान लीजिए जब ज्वालामुखी शंकु बहुत अधिक शंकु जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें फटन होने लग जाती है। इससे क्या होता है कि ज्वालामुखी की जो मुख्य डोनी या नली होती है, मुंह होता है, उससे के पास से छोटी छोटी उपशाखाएँ निकलने लग जाती हैं। और जो मुख्य शंकु के निचले भाग पर ये जो उपशाखाएँ होती हैं इनसे लावा पदार्थ भी निकलने लग जाता है। तो उनके जमाव से मुख्य शंकु पर भी छोटे छोटे बहुत सारे शंकु बन जाते हैं। और कभी कभी तो इनका आकार इतना बढ़ जाता है कि ये मुख्य शंकु के बराबर नहीं तो करीब करीब बराबर हो जाते हैं। तो जैसे इन शंकुओं की नली का पोषण
ज्वालामुखी की मुख्य नली से ही होता है। अतः इन्हें परपोषित शंकु कहते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि कोई बेल किसी और दूसरे पेड़ पर चढ़कर ही अपने आप को जीवित रख पाती है। सस्तिना शंकु माउंट शस्ता का एक परपोषित शंकु ही है। इसके बाद आता है पैठिक लावा शंकु या बेसिक लावा कौन। अब जब लावा काफ़ी हल्का और पतला होता है और उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो लावा बहुत दूर तक फैलने के बाद जमता है। इससे एक लंबे स्थान पर कम ऊंचे बहुत सारे शंकुओं का निर्माण होता है और इसका आकार शील्ड की तरह होता है, इसलिए इसे शील्ड शंकु भी कहते हैं। इसकी रचना बेसाल्ट लावा से होती है, इसलिए इसको बेसिक या पैठिक लावा शंकु कहते हैं। और इस तरह की शंकु को हवाना तरह के शंकु भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसिड लावा शंकु की। अगर मान लीजिए जैसे विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का और उसके बाद जो लावा है निकलने वाला वो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो लावा जो जैसे ही धरातल पर आता है उस समय शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है। तो उसको क्योंकि फैलने का समय नहीं मिलता इसलिए तीव्र ढाल वाले शंकु का निर्माण होता है, जैसे स्ट्रोम्बली प्रकार का शंकु। तो हमने शुरू में लावा के प्रकार की भी बात की थी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। ये तो हुए कुछ प्रकार के शंकु। अब हम बात करते हैं लावा गुंबद की, दूसरी स्थलाकृति जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय बनती है। लावा गुंबद जो होता है शील्ड शंकु का रूप होता है। ये जो गुंबद है वो शंकु से बड़ा होता है, अंतर केवल इतना ही है और ढाल अधिक होता है। इसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा की जमाव से हो जाता है। उत्पत्ति के अनुसार और निर्माण के आधार पर हम लावा गुंबद को 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है डाट गुंबद, दूसरा आंतरिक गुंबद और तीसरा बाह्य गुंबद। तो सबसे पहले हम डाट गुंबद किसे कहते हैं इसकी बात करते हैं, जिसको लावा डाट या लावा प्लग भी बोलते हैं। मान लीजिए कभी जैसे मिश्रित शंकु वाला ज्वालामुखी है, शांत हो गया है, शांत हो जाते हैं और तो उनकी नली और छिद्र पर ठोस लावा भर जाता है। जब शंकु अपर्दन द्वारा नष्ट हो जाता है तो नली में जमा डाट या प्लग दीवार की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार ये जो प्लग से पूरी नली भर जाती है तो इसे हम ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। एक औसत ग्रीवा 200 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस तरह से अनेक उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत के माउंट टेलर जिले में पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी ग्रीवा का जो व्यास है वो 1000 से 2000 फीट तक हो सकता है। इसका आकार बेलनाकार होता है। ब्लैक हिल्स और डेविल टावर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे मतलब मान लीजिए जैसे अपन कोई बोतल लेते हैं और उसको बंद करने के लिए हम कॉर्क का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जब ये ज्वालामुखी जो का छेद है वो भर जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी कार्क या डाट कहते हैं। और कभी कभी ज्वालामुखी की नली और जो मुंह है ब्रेसिया से भर जाती है, ऐसी आकृति को हम डायट्रियम कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको की शिप रॉक जो है वो इसी का उदाहरण है। अब जो केंद्रीय उद्गार वाला जो बनी हुई ज्वालामुखी है उनमें हम जो नीचे धंसे वाले भाग की बात करते हैं, अभी तक तो हम ऊंचे उठे वाले भागों की बात कर रहे थे, तो उसमें आता है क्रेटर और कॉल्डेरा। क्रेटर जो है जब ज्वालामुखी के छेद के ऊपर जो गड्ढा होता है या गर्त होता है उसे हम
क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और जो क्रेटर होते हैं वो कीपाकार होते हैं। जैसे घर में जो कीप होती है, आप जानते हैं, तेल डालने वाली जो कीप होती है उसकी तरह होते हैं, और इनका ढाल जो है शंकु पर आधारित होता है। जिस शंकु में इनका निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर शंकु के अंदर क्रेटर बना हुआ है तो उसका ढाल 25 से 30 डिग्री के बीच होता है। और जैसे जैसे शंकु का विस्तार होता जाता है उसके क्रेटर का आकार भी बढ़ता जाता है। तो कॉल्डेरा और क्रेटर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कॉल्डेरा जो होता है वो क्रेटर से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और एक औसत क्रेटर का जो विस्तार है वो 1000 फीट से, और गहराई 1000 फीट के लगभग होती है। लेकिन क्रेटर के आकार में भी महान अंतर पाया जाता है। जैसे छोटे छोटे क्रेटर से लेकर के बड़े बड़े क्रेटर, यानी कि कुछ 100 फीट से लेके कई मील तक क्रेटर पाए जाते हैं। अलास्का जो है संयुक्त राज्य के शांत ज्वालामुखी एनियाक चक्र का क्रेटर व्यास में 6 मील लंबा है, और उसकी दीवारों की जो ऊंचाई है वो 1200 फीट से 2000 फीट तक है। और जब क्रेटर में जल भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। और मान लीजिए जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वालामुखी के क्रेटर का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। पुनः जब और फिर से जब ज्वालामुखी का उद्गार छोटे पैमाने पर होता है तो क्रेटर के अंदर छोटे शंकुओं पे और कई क्रेटर बन जाते हैं। इस प्रकार एक विस्तृत क्रेटर के अंदर जब बहुत सारे छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं तो इस प्रकार की आकृति को हम घोंसलादार क्रेटर या नेस्टेड क्रेटर कहते हैं, सामूहिक क्रेटर भी कहते हैं। और वैसे ये है कि मान लीजिए ये जो क्रेटर होते हैं तब बनते हैं जब बाद वाले जो ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं वो प्रथम वाले ज्वालामुखी उद्गार से उनकी तीव्रता कम हो। और अगर मान लीजिए दूसरा उद्गार जो है पहले वाले उद्गार से तेज़ होगा तो समूचा क्रेटर ही नष्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वालामुखी शंकु के ढालों पर और परपोषित शंकुओं में भी मुख्य क्रेटर के अलावा अन्य क्रेटर पाए जाते हैं। जब प्राचीन शंकु में फटन या दरार हो जाती है तो उसके सहारे जो गैस है वो निकलकर भयंकर उद्वेदन करती है, और मतलब आवाज़ निकालती है और क्रेटर का निर्माण करती है। ऐसे क्रेटर को हम आश्रित क्रेटर कहते हैं। तो ये तो हो गया क्रेटर। इसके बाद हम बात करते हैं कॉल्डेरा की। तो पहले ही बात हो गई है कि जो कॉल्डेरा होता है वो क्रेटर का बहुत विस्तृत भाग होता है। लेकिन जो मतलब कॉल्डेरा शब्द का प्रयोग सभी विद्वान जो हैं एक अर्थ में नहीं करते हैं। दो इसकी प्रमुख संकल्पनाएं हैं। पहला तो ये है कि भाई कॉल्डेरा जो है ज्वालामुखी क्रेटर का विस्तृत रूप है, चारों तरफ से दीवार से घिरा होता है, और जब क्रेटर का धसाव होता है तो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रेटर का निर्माण पूर्ण रूपेण क्रेटर के नीचे धसकने से होता है। और इस मत का सबसे पहले प्रतिपादन संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग ने किया है। इस मत के समर्थकों का कहना है कि जापान का आसो क्रेटर और संयुक्त राज्य का क्रेटर लेक निश्चय ही धसाव का कारण बने। द्वितीय संकल्पना इस बात को बताती है कि कॉल्डेरा की रचना क्रेटर के धसाव से नहीं होती है बल्कि ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्बोधन से होती है। तो ये दोनों संकल्पनाओं में काफ़ी अंतर पाया जाता है। वैसे डेली नाम के भूगोलवेत्ता ने तो ये कहा कि धसाव के कारण जो आकृतियाँ बनती हैं उन्हें हम ज्वालामुखी गर्त कहते हैं। और मान लीजिए जो इस प्रकार से यानी कि कॉल्डेरा के
निर्माण के विषय में तो दो दो तथ्य हमारे सामने आते हैं। और जो